नमस्कार दोस्तों। आज हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन जहां 19वीं शताब्दी के शुरुआत में शुरू हो जाते हैं, वहीं इस्लाम में धर्म सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू होते हैं। इससे देर से शुरू होने के मुख्य कारण ये होता है कि इस्लाम धर्म का शासन था भारत पर अंग्रेज़ों के आने के पहले, इसलिए शासक वर्ग के होने के कारण मुसलमानों को लगा ही नहीं कि हमारे धर्म में भी सुधार की आवश्यकता है, हमें भी कोई सुधार करना चाहिए। सुधार के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं इससे पहले। तो आज हम जैसे हिंदू धर्म में भी कई आंदोलन हुए सुधार के लिए, वैसे इस्लाम में भी बहुत से सुधार आंदोलन हुए। उसमें अलीगढ़ आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है, अहरार आंदोलन है और अहमदी आंदोलन है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ से शुरू होने के कारण इसका नाम अलीगढ़ आंदोलन पड़ा और इसके प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान है। यहाँ सबसे ध्यान देने की बात है कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं और एक सर सैयद अहमद खान ये बरेलवी, सर सैयद बरेलवी ये वहाबी आंदोलन से जुड़े हैं। यहाँ आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देने योग्य बात है ये। और इसके बाद इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में होता है। इनका तो 1817 में जन्म होता है और राजा राम मोहन राय 1817 तक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन को बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। 1817 में तो डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कर लेते हैं। और यहाँ सैयद साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हैं न्यायिक पद पर। तो ये देखते देखते 1857 की ये नौकरी 1839 में प्राप्त कर लेते हैं और इस दौरान 1857 की क्रांति हो जाती है भारत में। भारतीय शासकों ने अंतिम रूप से प्रयास कर लिया सत्ता प्राप्त करने के लिए, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उनके सत्ता प्राप्ति करने का जो अंतिम रूप से प्रयास करने के बाद उनको लगने लगा कि अब किसी तरह सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि अंतिम प्रयास कर चुके हैं। इसमें हिंदू शासक भी होते हैं, हालांकि अधिकांश मुस्लिम शासक होते हैं। दिल्ली के बहादुर शाह जफर हैं जो अंतिम शासक, वो उन्हीं के नेतृत्व में सारा भारत के देशी राजाओं ने 1857 का युद्ध लड़ा था। तो 1857 की क्रांति में अधिकांश मुस्लिम शासकों ने संघर्ष किया। इस कारण अंग्रेज़ों को लगने लगा कि मुसलमान ही हमारी सत्ता का विरोध कर रहे हैं, हिंदू नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय भागों में भी मुस्लिम शासक ज़्यादा थे और केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में बहादुर शाह जफर ही नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। इस कारण अंग्रेज़ों के मन में ज़्यादा नफरत मुसलमानों से हो गई और मुसलमानों पर अत्याचार होने लगा, उन्हें हर प्रकार से परेशान किया जाने लगा। तो इसी दौरान 1857 में एक अंग्रेज़ अफसर होते हैं हंटर, वो अपने देश के लोगों को सलाह देते हैं कि हमें मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत मान सकते हैं। इससे पहले 1857 से लेकर 1870 तक अंग्रेज़ काफ़ी परेशान करते हैं मुसलमानों को, लेकिन यहाँ हंटर का सुझाव मानते हैं अंग्रेज़ी सरकार और उनके सुझाव पर फूट डालो राज करो की नीति शुरुआत हो जाती है और अंग्रेज़ों को ऐसे राजभक्त मुसलमानों की तलाश होती है और उनमें सबसे प्रमुख नाम होता है सर सैयद अहमद खान का, क्योंकि वो एक लीडर थे मुसलमानों के और उनके नेतृत्व में मुसलमान अंग्रेज़ों के समक्ष मित्रता के लिए आ भी गए। तो इसके बाद इनकी ये अलीगढ़ आंदोलन है, इसकी विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन की विचारधारा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से मित्रता करनी चाहिए। उधर अंग्रेज़ चाह भी रहे थे कि कोई मित्र मिले मुसलमानों से, तो उनको दोनों तरफ से ये मित्रता का प्रस्ताव मिला, अंग्रेज़ों की तरफ से भी मिला और मुसलमानों की दयनीय स्थिति होने के कारण यहाँ सैयद साहब भी चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों से मित्रता हो जाए।
मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा द्वारा नौकरी दिलाना। जब तक मुसलमानों का राज था तो उन्हें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे अधिकांश पदों पर वे ही नौकरी करने वाले थे। लेकिन राजपाट समाप्त होने के कारण यहाँ सैयद साहब को अपने समाज के बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि अधिकांश लोग बेरोज़गार हो गए थे। तो अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ही उनको नौकरी मिल सकती थी। तो अपने समाज में सुधार के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया, समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करने की कोशिश किया। इसी के अलावा अपने समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, पीरी मुरीदी प्रथा। यहाँ मुरीद का मतलब शिष्य होता है और पीर का मतलब गुरु। ये तो एक तरह कैसे मतलब दास प्रथा की तरह ही काम में ले, जो पीर होते थे अपने मुरीद यानी शिष्य को एक दास के रूप में काम लेने लग गए थे। तो यहाँ सैयद साहब को ये बात पसंद नहीं आती और वे इसका विरोध करते हैं। और वे कुरान है जो इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ है, तो इस पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं सैयद साहब, क्योंकि उनका मानना है कि जो आज के ज़माने में सेट नहीं बैठता है, जो बात सही नहीं लगती है, तो उसको हटा देना चाहिए हमें। बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुरान की व्याख्या करने की कोशिश की। इसके अलावा हम उनके 2 कथन हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं, बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक कथन है, हिंदू मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें हैं। यहाँ तक मतलब ये शुरुआत का कथन है। जब तक यहाँ सैयद साहब एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और लेकिन बाद में धीरे धीरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण छोड़कर वे राजभक्त का दृष्टिकोण अपना लेते हैं, यानी अंग्रेज़ों के भक्त बन जाते हैं। अंग्रेज राजभक्ति में उनका पूर्ण विश्वास हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसी बात करता है कि हिंदू मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें हैं, और जो राजभक्ति अपनाने के बाद 1888 मेरिट में एक और कथन है इनका, मेरिट की सभा में बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम न 2 राष्ट्र हैं अपितु विरोधी राष्ट्र हैं। मतलब यहाँ सैयद साहब ऐसा मानने लग जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र नहीं बल्कि विरोधी राष्ट्र हैं, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र नहीं बल्कि विरोधी राष्ट्र भी हैं। तो जो यहाँ से 1870 से शुरुआत होती है वो शुरुआत ही आगे तक जाती है। और इसके बाद 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ सैयद साहब विरोध करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई मुसलमान किसी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े यानी अंग्रेज़ों का विरोध करे, क्योंकि उनका मानना कि सारे मुसलमान अंग्रेज़ों का समर्थन करें। इस कारण यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते हैं। लेकिन इसके विरोध से भी ज़्यादा बड़ी बात उन्हें जब धक्का लगता है कि वो अपने आप को मुसलमानों का एकमात्र नेता मानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं सैयद साहब कि क्योंकि उनका मानना है कि मैं ही एकमात्र मुसलमानों का नेता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस उनको तैयब जी को यहाँ अध्यक्ष बना देती है, तो बहुत विरोध करते हैं। इसके बाद हम उनके द्वारा यहाँ उनका विरोध करते हैं और उनके विरोध में ये संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, जिसकी 1888 में वे बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर स्थापना करते हैं। ये यहाँ 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इस कारण कांग्रेस जैसी ये एक संस्था बनाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल कांग्रेस जैसी भारतीय राजभक्त सभा। और इसका मकसद यही होता कि कोई अंग्रेज़ों का विरोध करने वाला न हो। अंग्रेज़ों जो भी किसी ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा से जुड़े, न कि कांग्रेस से। वो बिल्कुल यहाँ कांग्रेस से दूर रखना चाहते हैं मुस्लिम समाज को। उनके बाद हम उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की बात करेंगे। तो वे इनकी शुरुआत हालांकि हंटर साहब ने 1870 में कहा, लेकिन इससे पहले ही सैयद साहब इनकी शुरुआत कर देते हैं। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं और इसके बाद
1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना करते हैं। अलीगढ़ स्कूल भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों की मन की मुरीद पूरी हो रही है कि यहाँ इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन आते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक लॉर्ड लिटन जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, वो एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। और इस स्कूल के लिए ज़मीन देने वाले भी अंग्रेज़ हैं, इसका उद्घाटन करने वाले भी अंग्रेज़ हैं और स्टाफ देने वाले भी अंग्रेज़ हैं। क्योंकि जो ये स्कूल है, स्कूल नहीं, बाद में ये कुछ समय बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित हो जाती है। स्कूल के बाद इसे कॉलेज में प्रमोट कर दिया जाता है। तो इस कॉलेज के जो शुरुआत के 3 प्रिंसिपल हैं वो तीनों अंग्रेज़ हैं। मतलब स्थापना से 1908 तक जो भी प्रिंसिपल रहे वो अंग्रेज़ रहे। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल, तो आपका उत्तर होगा थियोडोर बेक। और दूसरे प्रिंसिपल हैं इसके मॉरिसन, और तीसरे प्रिंसिपल हैं अर्चबोल्ड। यानी पूरा मतलब समर्थन करते हैं यहाँ अंग्रेज, ज़मीन से लेकर स्थापना और स्टाफ सब कुछ अंग्रेज देते हैं। क्यों? अंग्रेज यहाँ चाहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा ये उनको यही समर्थन मिलता है मुसलमानों के द्वारा, और जो आगे तक जारी रहता है और आज भी जारी है। इसके बाद एक संस्था स्थापित करते हैं, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में। ये संस्था मुसलमानों में कोई राष्ट्रीय विचार ना ये उदार बने रहें, वो अंग्रेज़ों के समर्थक बने रहें, इसके लिए ये संस्था स्थापित करी जाती है उदार विचारों के लिए। क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी भी मुसलमान में राष्ट्रीय विचार रहें, वे चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रति मुस्लिम समाज में उदार विचारधारा बनी रही। इसकी तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा 1888, ये बनारस के राजा के साथ मिलकर करते हैं। जैसी कांग्रेस एक संस्था, वैसी एक संस्था के रूप में इसे स्थापित करते हैं। उसके बाद हम उनके द्वारा कुछ पुस्तकें और पत्रिकाएं निकाली गई हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी पहली पुस्तक है जाम-ए जाम। जाम-ए जाम में 17 मुगल बादशाहों का वर्णन किया गया है, उनके बारे में चर्चा करी गई है, बाबर से लेकर अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, कुल 17 मुगल बादशाहों की। इसके बाद ये एक इनकी महत्वपूर्ण बुक है एस शबाब ए बगावत हिंद, ये 1857 की क्रांति पर लिखी जाती है। इसके बाद इस बुक में सैयद साहब 1857 की क्रांति के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं और 1857 की क्रांति पर प्रथम लिखित पुस्तक है ये। इसके अलावा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कुरान पर टीका लिखी उन्होंने। इस टीका में जो अनावश्यक लगती हैं, समय के अनुसार जो बदलाव होते हैं वो बदलाव कर कुरान पर टीका लिखते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और इसके अलावा इनकी एक पत्रिका है, अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका निकालते हैं, तहजीब अल अखलाक। और यहाँ तक 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बिल्कुल राजभक्त हो जाते हैं सैयद साहब, क्योंकि उन्हें अपने समाज की प्रोग्रेस के लिए राष्ट्रभक्ति छोड़ दिया और राजभक्ति अपना लिया। तो राजभक्ति की बदौलत उन्हें कई अवार्ड भी मिलते हैं। 1888 नाइटहुड की उपाधि, आप जानते होंगे नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज शासन में कितनी बड़ी उपाधि थी। इसके अलावा 1887 में उन्हें इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य भी बनाया जाता है। तो यहाँ तक हम अलीगढ़ आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ से शुरू होने के कारण इसको अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया, और सैयद साहब इसके प्रवर्तक हैं, सर सैयद अहमद खान। तो आपको यहाँ 2 सैयद हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा। सर सैयद अहमद खान तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक हैं, और सैयद अहमद ये इसमें बरेलवी अलग है, तो ये बरेलवी वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इसके बाद हम अहमदी आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। इसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद है।
इसको अहमद आंदोलन करने के कारण इनका जो नाम है अहमद, इससे अहमद से अहमदिया बना है। और इसकी शुरुआत पंजाब के गुरुदासपुर के कादियानी कस्बे से होती है। ये कादियानी है तो इसको ये कादियानी स्थान से शुरू होता है, इसलिए इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन कहा जाता है। ये बिल्कुल उदारवादी धार्मिक आंदोलन होता है, किसी का कोई विरोध नहीं, कोई कट्टरता नहीं, बिल्कुल उदारवादी दृष्टिकोण होता है यहाँ अहमद साहब का। यहाँ अहमद साहब अपने आप को छोटा पैगंबर या पैगंबर का अवतार या पैगंबर के समकक्ष बताते हैं अपने आप को। यानी मुस्लिम धर्म के बारे में जितनी चर्चा करते हैं उसके अलावा ये हिंदू लोगों को भी अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। ये अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते हैं। मतलब दो धर्मों के बारे में इतना शांत दृष्टिकोण, इतना उदार दृष्टिकोण, और अपने आप को पुनर्जागरण का वाक भी कहते हैं। इस समय जो पुनर्जागरण के आंदोलन चल रहे थे, इस कारण अपने आप को पुनर्जागरण का वाक भी कहा है। और शुद्ध इस्लाम की स्थापना की भी उन्होंने कोशिश की। जिहाद का विरोध, जहाँ इस्लाम के धार्मिक गुरु बात बात पर जिहाद की बात करते हैं, उसी समय अहमद साहब जिहाद का विरोध करते हैं। मतलब किसी दूसरे धर्म के प्रति कट्टरता नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। सर्वधर्म सद्भावना में विश्वास करते हैं। उन्होंने भी एक बुक लिखी है, बैरिन ए अहमदिया। इस बुक में इनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है, इस आंदोलन के बारे में विस्तार से दिया गया है, आंदोलन की विचारधारा के बारे में दिया गया है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा बैरिन ए अहमदिया। इसके बाद हम देवबंद आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। देवबंद आंदोलन हम इस्लाम का आर्य समाज की तरह मान सकते हैं, क्योंकि इनका धर्म इस्लाम धर्म को बिल्कुल पुराने अंदाज में ले जाना, मतलब जहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है उसी तरह से मानना, उसी तरह से जो बाद में कुरीतियाँ आ गई, यानी जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको हटाकर इस्लाम को मूल रूप में मानना, इनकी विचारधारा है। इसके प्रवर्तक होते हैं उलेमा मोहम्मद कासिम नरोतवी, और दूसरे प्रवर्तक होते हैं राशिद अहमद गंगोई। इसके दो प्रवर्तक हैं, यहाँ याद रखना होगा, दो प्रवर्तक हैं इसके। इनका उद्देश्य है कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। मतलब जो कुरान में और हदीस में जो भी लिखा है उसी के अनुसार इस्लाम को मानना। और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध, जहाँ आर्य समाज अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करता, केवल वैदिक शिक्षा का समर्थन करता, वेदों का समर्थन करता, यहाँ ये कुरान और हदीस का समर्थन करते हैं जैसे वेदों का समर्थन है, और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हैं। ये भी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हैं, आर्य समाज भी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करता है, और सर सैयद अहमद खान के विरोध फतवा जारी करते हैं। जहाँ ये फतवा जारी करने का इनका कारण है कि जहाँ अंग्रेजों के समर्थक बन जाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण छोड़कर राजभक्ति का दृष्टिकोण अपना लेते हैं सैयद साहब, तो इनको ये तरीका पसंद नहीं आता। ये उस कौम के इंसान हैं, बहादुर कौम के, जिसने वर्षों तक दुनिया पर राज किया, और सैयद साहब अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इस कारण इनको बुरा लगा और सैयद साहब के खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। इनका मानना होता कि ऐसा लोग इस्लाम का नहीं हो सकता। सैयद साहब जहाँ राष्ट्रीय दृष्टिकोण छोड़कर राजभक्ति का दृष्टिकोण अपनाते हैं, इनमें और सैयद साहब में फर्क है। ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विचार अपनाते हैं। कांग्रेस का समर्थन, सैयद साहब का अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोध करता है, और ये देवबंद आंदोलन कांग्रेस का समर्थन करता है। हम मान सकते हैं कि देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ शिबली नूरानी ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक होते हैं। हम जहाँ आर्य समाज में 1892-93 में विभाजन के बाद कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हो जाते हैं, तो इसी तरह इनमें भी समय के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजी शिक्षा भी जरूरी है। हम बिल्कुल देख रहे हैं जैसे आर्य समाज में होता है वैसा का वैसा इस देवबंद आंदोलन में होता है। वहावी आंदोलन,
इसके प्रवर्तक हैं सैयद अहमद बरेलवी। इसके बारे में ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है कि सैयद दो हैं, तो आपको सर सैयद अहमद और सैयद अहमद बरेलवी में अंतर ध्यान रखना है। इनका उद्देश्य होता है भारत को दारुल उल इस्लाम बनाना, यानी पूरे भारत को इस्लाम में बदलना, पूरे भारत के लोगों को इस्लाम का प्रवर्तक नहीं अनुयायी बनाना। ये मक्का की यात्रा करते हैं, उनके बाद वहाँ कोई इनको सलाह देता है कि भारत को दारुल इस्लाम बनाया जाए, और यहाँ आकर ये शुरुआत कर देते हैं। हालांकि इनको कोई सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल असफल रहते हैं। इसके बाद अहरार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अहरार आंदोलन भी कुछ देवबंद आंदोलन जैसा ही है। इसकी स्थापना 1910 में होती है, और इस आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन में जो मुसलमान जुड़े हैं उन्होंने की, और बिल्कुल जो राजभक्त मुसलमान हैं उनका विरोध करने के लिए राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा स्थापित संस्था है। इसमें बिल्कुल राजभक्ति का विरोध किया गया और राष्ट्रभक्ति पर जोर दिया गया है। इसके बाद एक और व्यक्ति है अब्दुल लतीफ, बिल्कुल नाम याद रखना होगा आपको यहाँ। इन्होंने मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। ये बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो बिल्कुल ये नाम अब्दुल लतीफ और बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो यहाँ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता, ये बात ध्यान देने योग्य है। थैंक यू वेरी मच, हमसे जुड़े रहिए।